ये कोई ट्रेंड तो नहीं चल रहा सर, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा चले जाते, व्हाई इज इट हैपनिंग? पहले काम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का कर रहे थे, अब नेशन बिल्डिंग का कर रहे हैं। आपने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, तो मैं कहा आपका क्या बैकग्राउंड हो? तो आपने बोला यार मैं तो सिमर किसान का लड़का हूँ। हल चलाने की जो टेक्निक है इस किताब में नहीं लिखी है। एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, आप कहते हो फार्मर माइंडसेट। ऐसा काम ढूंढो जिस काम में ना तो इन्वेस्टमेंट हो ना ही ड्यूटी हो और ठीक ठाक इनकम हो जाए। तो फिर क्या हुआ कि दुकान भी मिंदाजी की, पैसा भी मिंदाजी का और बिजनेस हमारा। यू वर डिसअपॉइंटेड कि यार क्यों नहीं, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा मौका? मेरे ख्याल वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ में, और वहाँ पे फिर हमने डिसाइड किया कि हमें कुछ नया करना, और इंसिडेंटली एजुकेशन एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आ गया। बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है सिटीज़ के नाम पे है, तो हमने कहा कि चंडीगढ़ के नाम पे रखते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दोनों लोग समझते हैं कॉम्पिटिटर है, लेकिन हम इतने अच्छे दोस्त हैं किसी को आइडिया नहीं। हर कॉलेज यही प्रोजेक्ट करता है कि देखो जी हमारे 100% बच्चे प्लेस हो गए। डेटा अगेन से इसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो अभी भी कम है सर। इनटेक में से स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर की जो रेशो है वो एक मुद्दा है। एनसीआरबी का डेटा वी वर गोइंग थ्रू, वो कहते हैं कि 1 स्टूडेंट कमिट सुसाइड्स एवरी आवर। व्हाट इज योर टेक सर, यू आर रनिंग सच अ लार्ज यूनिवर्सिटी? पहली बात तो ये मिसपरसेप्शन है कि ये करिकुलम के प्रेशर से ये इंसिडेंट हो रहे हैं। अगर 100 देशों के बच्चे भारत में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, इट मीन्स कि हमारा सिस्टम भी तो दुनिया उसको मानने लगी है। So Satnam Singh Sandhu is what, sir? Is the founder chancellor of Chandigarh University or the member of Parliament Rajya Sabha? In today's podcast, we have the member of Parliament Rajya Sabha and the founder chancellor of Chandigarh University, Satnam Singh Sandhu. बड़ा मज़ेदार पॉडकास्ट था यार। उन्होंने राइट फ्रॉम हिज चाइल्डहुड लाइफ फार्मर किसान से अपनी उन्होंने ज़िंदगी स्टार्ट की। फिर वो स्टूडेंट लीडर बन गए मोगा में जाके, और फिर कैसे वो एजुकेशन में आए और कैसे अब वो ही इज़ इन पब्लिक लाइफ, इज़ अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ राज्यसभा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा ये एपिसोड। ये पहला एपिसोड है, ये पहला पॉडकास्ट है सतनाम संधू जी का, जिसमें उन्होंने इतनी डीप डाइव करके अपनी जर्नी बताई है राइट फ्रॉम हिज यंग डेज टू नाउ। और उन्होंने और भी चीज़ें बताई हैं। मैंने उनको पूछा कि आप अपने इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में कभी जाएंगे, वो आपको पूरा पॉडकास्ट देखना पड़ेगा उनका आंसर जानने के लिए। हम अपने पॉडकास्ट के थ्रू बहुत मीनिंगफुल और इम्पैक्टफुल काम कर रहे हैं। आपको जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगी और अच्छा मीनिंगफुल काम करने के लिए। सतनाम सिंह संधू ऑन द जर्नी विद सिमरप्रीत सिंह। सर वेलकम जी, वेलकम ऑन आवर पॉडकास्ट फाइनली। सतनाम सिंह संधू जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा एंड फाउंडर चांसलर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। संधू साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ आई थिंक आई met you in 2017 में ਤੁਹਾਡੇ यूनिवर्सिटी आए थे। ਅਸੀਂ एक वी हैड इनॉग्रेटेड द सस्टेनेबिलिटी लैब, हमने इनॉग्रेट की थी आपके यूनिवर्सिटी में। उस टाइम आपको मैं सबसे पहली बार मिला था, एंड आई थिंक उसके बाद से I think my fondness towards you have just grown. It has been what now 8-9 years I've known you, and सर ये अब पहले तो मैं I want to start with this that ये सर why politics? मतलब you were doing very well, अपना इतना अच्छा एज एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी चल रही है, ये कोई ट्रेंड तो नहीं चल रहा सर, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा चले जाते हैं, वो अशोक सर भी चले गए LPU से, आप भी चले गए, ये क्यों, why is it happening? पहले तो ये मिसपरसेप्शन है, मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूँ। ओके, मैं तो मिशनरी आदमी हूँ, काम कर रहा हूँ। पहले काम इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग का कर रहे थे, अब नेशन बिल्डिंग का कर रहे। ज़्यादा फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा स्केल अलग हुआ है, थोड़ा प्लेटफॉर्म बड़ा मिला है, पार्लियामेंट में काम करने का मौका मिला। पॉलिटिक्स तो नहीं है यहाँ पे। सो इसके जो आपके राज्यसभा वाला जो है ना, इस पे एंड बाद में आएंगे, बट मेरे को अभी भी याद है सर, व्हाट इंस्पायर्ड मी मोस्ट व्हेन आई मेट यू फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने आपको पूछा, मैं सर आपका क्या, जैसे आप यूर अ फर्स्ट जनरेशन, आपने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई, तो मैं कहा आपका क्या बैकग्राउंड होगा, मैं तो पढ़ लिख के आए थे हमको कि भी। तो आपने बोला यार मैं तो सिमर किसान का लड़का हूँ, मैं तो यार किसान था और किसान से यहाँ पहुँच गए। तो हमने ना, हमारी रिसर्च टीम ने जितना भी रिसर्च किया ना सर, आपके इतने कोई डिटेल्ड जर्नी आपने कहीं भी इतने लोगों से बात नहीं की, पॉडकास्ट तो मैंने नहीं देखा था आपका। तो मेरे को ना सर वो सतनाम सिंह संधू जो विलेज वाला सतनाम सिंह संधू है ना सर, मेरे को वो जानना है, वहाँ पे मेरे को थोड़ा टाइम स्पेंड करना, बिकॉज इतने स्टूडेंट्स आपके चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हैं जो
में भी किसान के बच्चे ही हैं सर, आज आपकी यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो मुझे सर थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं सर आपके साथ सर। देखिए हमारे देश में वैसे तो ज़्यादातर किसान के ही बच्चे हैं, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चरल इकॉनमी है देश का। तो स्वाभाविक है कि मैं तो बिल्कुल एक लोअर मिडिल क्लास किसान फैमिली से हूँ। यहाँ पे हर चीज़ अपने हाथों से खुद करनी पड़ती है। और मैंने बचपन से लेकर अपने दादाजी से, अपने पिताजी से सीखा है, खेतों में सीखा है, खेतों में काम किया है। और हमारे यहाँ पे इसको कर्म कहते हैं, काम नहीं है, ये कर्म है। और कर्म इसलिए कि हमारे कर्मों में ये कर्म है। हमारी किस्मत में भगवान ने खेती का कर्म लिखा, और खेती हमारा परिवार करता है गर्व से। खेती को उत्तम माना गया है, इतिहास में भी खेती को उत्तम माना गया कि खेती सर्वोत्तम है। और खेती करते करते बहुत कुछ सीखा है, अपने खेतों से, अपने दादा से, अपने बाप से, अपने चाचा से। अब मैं एजुकेशन में हूँ, तो मैं जब एक्सीलेंस को देखता हूँ, परफेक्शन की बात होती है, और यहाँ पे मेथडोलॉजीज़ और क्या कहते हैं, क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म, सो मैनी थिंग्स। बट जब मैं उसको कोरिलेट करता हूँ अपने बचपन से, अपने खेतों से, तो मुझे लगता है कि किसान कैसे परफेक्शन से काम करता है, किसान कैसे एक्सीलेंस पे काम करता है। जब खेत में हल चलाते हैं तो कौन सी मेजरमेंट होती है कि हमारी हल चलाने की जो टेक्निक है, किस किताब में नहीं लिखी है कि 1 एकड़ में अगर हल चलाना है तो अगर कितने फीट वो लेके जाएगा। तो किसान की एक्यूरेसी जो है बाय डिफ़ॉल्ट उसकी ट्रेनिंग में आती है। कौन से मौसम में कौन सी आपने बीज बोना है, कौन सी पनीरी बनानी है, कौन सी फसल होगी, कब काटना है, कब पानी देना है। आज तो AI आ गया, आज तो सेंसर्स आ गए, लेकिन किसान तो अपनी इंटेलिजेंस के साथ जो उसने सीखा है और सदियों से, पुश्तों से ये चीज़ को प्रैक्टिस करते करते उसने अपने कर्म में मुहारत हासिल की है। और उसी मुहारत से मैंने भी कुछ सीखा है, खेतों से सीखा है। और आज जो कुछ भी हूँ मैं गर्व से कहता हूँ कि मैं खेतों की पैदाइश हूँ, मैंने खेतों से सीखा है। और आज भी मैं, अब मेरे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं कहीं ना कहीं उसका सोल्यूशन ढूंढता हूँ अपने खेतों से। फार्म, जैसे वो कहते हैं ना कि एंटरप्रेन्योर माइंडसेट, आप कहते हो फार्मर माइंडसेट। फार्मर माइंडसेट। तो सर जन्म कहाँ हुआ सर आपका? मेरा जन्म एक्चुअली हुआ, मेरा जो नानका गांव है वो डिस्ट्रिक्ट अमृतसर में, अब तो डिस्ट्रिक्ट तरन तारण बन गया, तहसील पट्टी में गांव चीमा है। ओके। मेरे नाना जी का घर वहाँ पे मेरा जन्म हुआ। और मेरा जो अपना गांव है रसूलपुर डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में है। मतलब मेरे नाना का घर सतलुज के उस पार है और हमारा घर सतलुज कंप्लीट ऑपोजिट। ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन मेरा वहाँ हुआ। बट सर वैसे व्हाट वाज योर अपब्रिंगिंग लाइक, मतलब आपने कहाँ स्कूल कॉलेज, तो गाँव के स्कूल कॉलेज में आपने फिर अपनी स्टडी की? और मैं आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड सर कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे मैं आना चाहता हूँ कि, तो मेरे को शुरू का चाइल्डहुड बताओ सर अपना। देखो मैं ब्रीफली बताता हूँ कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड है कि हम पार्टीशन के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो मेरे पेरेंट्स लाहौर से माइग्रेंट होकर, डिस्ट्रिक्ट लाहौर से, नॉट लाहौर सिटी, लाहौर डिस्ट्रिक्ट के गाँव से, वहाँ से माइग्रेट होके इधर आज़ाद भारत में आए। और तहसील ज़ीरा डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर में गांव है रसूलपुर। तो वहाँ के लोग माइग्रेट होकर उधर गए होंगे, स्वाभाविक है। वो ज़मीन लॉट हुई तो वहाँ पे हमारा परिवार आके सेटल हुआ। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी छोटे थे और मेरे चाचा जी और मेरी बुआ का जन्म इंडिया में हुआ। अब गांव जो मिला, उसकी जो ज़मीन थी, जो मुसलमान भाई यहाँ से माइग्रेट होकर पाकिस्तान गए, वो उपजाऊ नहीं थी। वो बिल्कुल कलर शोरा कलर ऐसी चीज़ थी कि वो मतलब खेती वहाँ पे होती नहीं थी, ना ही पानी के साधन थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि जब आए सेटल होना है तो आपकी खेती कैसी हो, क्योंकि लाहौर में जो छोड़ के आए थे वो बड़ा एक अलग, एक डेवलप उनका एग्रीकल्चर का सिस्टम था वहाँ पे। और यहाँ पे बिल्कुल ही अलग तरीका था। सतलुज नदी के बिल्कुल हम किनारे पे बसा हुआ हमारा गांव है। तो बाढ़ भी आती थी, मतलब हर साल एक पानी कहीं ना कहीं से आता था, बांध टूट जाते थे और पानी आता था। तो
वो चैलेंजेस मेरे पिताजी ने देखे, और मेरे दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे। जब फ्रीडम फाइटर होते हैं ना, उनकी अपनी जो घर के हालात है कि बहुत अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि घर तो देखने नहीं है। तो जब देश आज़ाद हो गया तो उसके बाद उन्होंने किसान आंदोलन शुरू किया। किसान आंदोलन मीन्स कि किसानों को इकट्ठा करना शुरू किया, और मेरे दादाजी फाउंडर रहे हैं जो किसान यूनियन बनी है हमारे देश में, उसके फाउंडर्स में से एक मेरे दादाजी भी थे। क्या नाम था सर? सरदार डोगर सिंह। तो ये 3 जनरेशन पहले की बात कर रहा हूँ मैं। आज जो लीडर्स हैं इनसे 3 जनरेशन पहले की बात कर रहा हूँ। तो मेरे पिताजी को पढ़ाई का मौका नहीं मिला। हमारे गांव में स्कूल नहीं था। मेरे पिताजी मिडिल स्टैंडर्ड तक पढ़े थे, फिर उन्होंने खेती में लगे, ज़मीन को ठीक किया, कुएं बनाए, पानी का इंतजाम हुआ, ट्यूबवेल लगाए। मैं जब पैदा हुआ, मैं अपने गांव में स्कूल मुझे नहीं मिला। मेरे गांव में स्कूल था नहीं, लेकिन एक टीचर टेम्प्रेरी क्लासेस हमारी प्राइमरी की होती थी, एक दरख्त था कीकर का उसके नीचे, और वहाँ से शुरू हुआ। और मुझे आज भी याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैं स्कूल गया था तो मेरी माँ ने एक यूरिया खाद का जो खाली बैग होता है नहीं, वाइट बैग, उसको धो के मेरे लिए बस्ता बनाया, फट्टी कैदा। तो वही होता तो उस समय सभी के पास वही था, मेरे पास भी वही था, मैं वो लेके गया। तो फिर हमारे गांव के साथ जो हमारा एक कस्बा है मक्खू, वहाँ पे स्कूल है, प्रॉपर स्कूल। फिर वहाँ जाना शुरू किया, साइकिल मिला, साइकिल पे मैं, मेरा भाई, मेरी एक बहन, तो हम तीनों एक साइकिल पे। मैं यू द एल्डेस्ट? आपसे मैं बड़ा हूँ। ओके। तो उन दोनों को साथ लेके जाना और स्कूल जाना शुरू किया। तो स्कूल के बाद जब कॉलेज जाना था तो हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था कि क्योंकि मैं अपनी स्कूल के बाद बचपन से लेकर अपने पिताजी के साथ खेती का काम कराता था। मेरे चाचा जी भी लगे थे, मैं भी, और खेती का काम हम सारा खुद ही करते थे। मतलब हमारे पशु बहुत रखते हैं, भैंसें बहुत रखते हैं, दूध। और फिर जब स्कूल से कॉलेज आना था तो मेरे पिताजी ने कहा कि हमें दूध बेचना चाहिए, क्योंकि शहर के खर्चे होंगे, हमें आगे बढ़ना है। तो हमें उससे पहले दूध बेचने का एक टैबू था कि दूध और पुत्र जो है ये मतलब इनकी कीमत नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे मानते थे। प्राइसलेस। हाँ, प्राइसलेस है और दूध नहीं बेचना चाहिए। तो फिर शुरू किया। जब मैं स्कूल से कॉलेज गया तो मैं सुबह उठ के दूध निकालता था, दूध का ड्रम अपने साइकिल के पीछे बांध के डेयरी पे डाल के, और फिर मैं ट्रेन लेके फिरोजपुर में कॉलेज स्टडी मैंने अपना शुरू किया। केड़े कॉलेज सर? विच कॉलेज? गुरु नानक कॉलेज, फिरोजपुर कैंट में था वो। फिरोजपुर कैंट। तो वहाँ पे मैंने किया, और उसके बाद मैंने वहाँ से माइग्रेशन लेके मैं आ गया मोगा में। और मोगा में भी गुरु नानक कॉलेज ही मुझे मिला, SGPC का कॉलेज रहा। और वहाँ पे मुझे ऐसा माहौल था वहाँ पे, क्योंकि उस टाइम पे पंजाब के हालात ठीक नहीं थे। दिस इज 80s ना? मिड 80s? हाँ, 90s 80s, हाँ, लेट 80s और 90। और वहाँ पे मोगा में एक नए तरह का जीवन मिला वहाँ पे, क्योंकि मोगा की जो धरती है मालवा की, ये बड़ी वाइब्रेंट वो है, शुरू से लेके लाला लाजपत जी से लेकर उसके बाद वहाँ पे मतलब लेफ्टिस्ट का बड़ा बोलबाला रहा। फिर ये दूसरा हमारे जो गर्म ख्याली सिख हैं इनका वहाँ पे बोलबाला रहा, क्योंकि वहाँ पे भिंडरांवाले का गांव रोडे में। तो ये पूरे का पूरा एक बड़ा ऐसा एपी सेंटर रहा है हमेशा ही संघर्ष का, स्ट्रगल का। तो वहाँ कॉलेज में जाकर माहौल ऐसा बना कि मैं स्टूडेंट लीडर मर्ज हो गया। और मैं अपने कॉलेज में हमारी जो स्टूडेंट यूनियन होती है उसका प्रेसिडेंट बना। और 3 साल में प्रेसिडेंट रहा वहाँ पे। तो वो एक सोशल लाइफ का एक वहाँ से शुरू हुआ, एक्सपोजर मिलना शुरू हुआ। मैंने ग्रेजुएशन की, और वहाँ पे भी ऐसा था कि जब आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आ गए हो या स्टूडेंट उसमें आ गए हो कि आप लीड करने लगे हो, तो आपके घर जाने का समय तो आपके पास नहीं, गांव में आओगे जाओगे कैसे। तो वहाँ शहर में रहना शुरू किया, मोगा में। और दूध बेचना बंद हो गया। दूध तो बेच नहीं सकते, अब घर तो जाते नहीं हो, तो कोई ना कोई काम धंधा तो चाहिए, आपको 4 पैसे तो जेब में चाहिए। एक लोअर मिडिल क्लास फार्मर फैमिली से आपको कितने पैसे घर से मिल सकते हैं? तो अगर आपका बड़ा ग्रुप है, आपके साथी हैं, किसी को चाय पिलानी है, को खाना खिलाना है, तो आपको तो पैसा चाहिए।
तो हमने उस टाइम पे एक आइडिया सोचा कि भाई ऐसा काम ढूंढो जिस काम में ना तो इन्वेस्टमेंट हो, ना ही ड्यूटी हो, और ठीक ठाक इनकम हो जाए। तो हमने उस समय में मोगा कार बाज़ार के नाम पे जो यूज्ड व्हीकल होते हैं ना, पुरानी कारें, जीपें, और मोगा एक ऐसी मार्केट है यहाँ पे आर्मी के डिस्पोजल जो होते हैं ना, डिस्पोज ऑफ किए व्हीकल, जीप खास करके, उसको वहाँ पे डीजल इंजन रख के दोबारा मॉडिफाई करके, हाँ, वो बनाते हैं, अच्छी डैशिंग सी बनाते हैं, डबली के पास में भी है ना, हाँ, बड़ी स्टाइलिश, और लोग आके वहाँ खरीदते हैं। तो वहाँ पे हमने वो कार बाजार शुरू किया। अच्छा, बिना मतलब पैसे लगाए, फर्स्ट एंटरप्रेन्योर, फर्स्ट स्टार्टअप आपका वो था? हाँ, अब देखो हुआ कैसे कि हमारा एक दोस्त था भूपिंदर पाल, हम मिंदा बोलते हैं उसको, ओके, बनिया, उसकी स्पेयर पार्ट्स की दुकान थी, मोटर मार्केट थी वहाँ पे, गुलाबी बाग उसको बोलते हैं, लेकिन है वो काला इसलिए कि वहाँ पर ऑयल कितना मार्केट है, तो मोटर मार्केट में तो वैसे ही होता है जैसे वहाँ तेल और गंदगी होती है। तो नाम उसका किसी ने गुलाबी बाग रख दिया जीटी रोड पे, और वहाँ पे वो मिंदे की दुकान थी, वहाँ हमारा अड्डा था। जब कॉलेज से फ्री होना, या एक आपको प्लेस चाहिए जहाँ पे आप आना जाना सारे साथ हो जाएंगे, हाँ, भी वहाँ हम मिल जाएंगे कहीं नहीं। उस टाइम पे मोबाइल तो नहीं थे नहीं। तो मिंदा हमारा दोस्त कहता था कि हमारा रिलेशनशिप जो था विन विन था, हमें बैठने के लिए जगह चाहिए थी, चाय पानी के लिए वो सेवा करता था हमारी, भी अभी खाने का टाइम है, किसी को कुलचे खिला दिए, किसी को समोसा खिला दिया, चाय पिला दी। लेकिन उसके पीछे उनका काम था, वो अपनी स्पेयर पार्ट्स की शॉप के साथ वो माइक्रो फाइनेंस करता। जैसे हर रोज़ आपने 5,000 10,000 किसी को दिया और उससे फिर ब्याज ले लिया, तो वो पैसे जो होते हैं ना, वो कोई ऐसा फॉर्मल तरीका तो नहीं है। अगर आपका दबदबा है तो लोग आपका, तो वहाँ पे हम बैठते थे, क्योंकि यूथ है आपके पास, जहाँ पे 15-20 लोग आके बैठते हैं, तो लोग समझते थे कि यार इसके साथ हमें पंगा नहीं लेना। तो उनका काम भी ठीक चल रहा था, हमारा अड्डा चल रहा था वो, लेकिन इसके अलावा कुछ नहीं था वहाँ पे। वैसा कुछ नहीं था कि हम वहाँ पे लोगों को डराते थे करते, लेकिन स्वाभाविक है कि एक ऑरा क्रिएट हो गया उसका, और हमारा एक वहाँ पे वो अड्डा बन गया। ये चलते चलते जब हमने कार बाजार शुरू किया, तो हमने मिंदा को बोला कि भाई तेरी संडे को दुकान बंद रहती है, हमें पैसे नहीं लगा सकते, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो तेरी शॉप के पीछे ऑफिस जो है और आगे जो जगह है जीटी रोड पे, वहाँ पे हम कार बाजार रखेंगे। ठीक है, वो कन्विंस हो गया। और फिर क्या हुआ कि हमने जो लोग एनआरई आते थे उनको 1 महीना 1.5 महीना अपने बच्चे की शादी की और वापस जाना है, और वापस जाने से पहले अपनी गाड़ी बेचनी है। अगर नहीं ग्राहक वहाँ पे आया कोई, तो वो हमें ही बेच देते थे कि आप ले लो, हमारे पास तो पैसे नहीं थे। तो हमने मिंदा जी को बोला कि भाई साहब आप माइक्रो फाइनेंस छोड़ो, आप हमें फाइनेंस करो, गाड़ी भी यहाँ पे खड़ी है आपकी, 100% सेफ्टी सिक्योरिटी है। तो फिर क्या हुआ कि दुकान भी मिंदा जी की, पैसा भी मिंदा जी का, और बिजनेस हमारा। तो उससे हमारा काम ऐसा चला कि एक तो हमारे पास 2-4 गाड़ियाँ, हम क्योंकि हमने तो पैसे वहाँ से लेके आगे दे देने हैं, और हर संडे के संडे एवरी वीक मतलब कोई ना कोई गाड़ी सेल हो जाती थी। तो वो साइकिल सा एक बन गया, पैसे आने लगे, साथ में गाड़ियाँ। अब देखो, एक बहुत साधारण फैमिली से, गांव से आके आपके पास गाड़ी भी है, गाड़ी में टैंकी में तेल भी है, पॉकेट में खर्चने के लिए पैसे भी, तो आपकी तो बात बन जाएगी ना जी। तो वो बात हमारी बनने लगी वहाँ पे, हमारा दबदबा बना वहाँ पे। फिर ऐसे करते करते थोड़ा सोशल लाइफ में काम किया, अच्छे काम किए हमने अपने कॉलेज में। मैंने अपने गुरु नानक कॉलेज में, हमारी उस टाइम पे उसकी 4 दीवारी नहीं थी, बाउंड्री वॉल हमने करवाई, गेट नहीं था हमें, था कि हमारा एक दूसरा कॉलेज था डीएम कॉलेज, उसका बहुत सुंदर गेट था, हमारे कॉलेज का गेट नहीं था। हमने पैसे इकट्ठे किए, मार्केट से पैसे इकट्ठे किए, तो हम ऐसे कंस्ट्रक्टिव काम वहाँ पे करने लगे, कल्चरल सोसाइटीज़ बनाई। मतलब बावजूद इसके कि उस टाइम बहुत बड़ा थ्रेट था कि आप करेक्ट कोई ऐसा एजेंडा नहीं परस्यू कर सकते हो, तो लेकिन हमने किया। ये कौन से साल की बात हो रही है? 19 ये 88, 89। अच्छा, आप स्टूडेंट कैसे थे सर? मतलब जैसे देखो, आपके इतने स्टूडेंट्स हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ना, तो वो भी तो जानना चाहेंगे ना कि हमारे जो चांसलर फाउंडर सर हैं वो शरारती थे? नहीं, ऐसा नहीं क्या था, थे, तो वो भी बताओ ना सर। मैं सेंसिबल था, जो स्टूडेंट लाइफ में चीज़ें होती, मेरी लाइफ में वो ऐसी नहीं थी। क्योंकि जब आप एक कह लो कि पब्लिक फिगर बन गया आप अपने इंस्टीट्यूशन में, तो आपके पास बहुत कम समय बचता है कि आप कोई ऐसी चीज़ सोचो, तो एक सेंसिबल रोल तो आपको प्ले करना पड़ता है। मैं तो ऐसा समझता था।
तो फेयर इनफ मैं कि कुछ गलत होएगा तो बंदे नीचे मैं भी खींच सेंसिबल देंगे था ना। क्योंकि हाँ। मेरी मतलब मुझे प्रिंसिपल वेटेज देते थे, मुझे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उसमें लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा मुद्दा था, मुझे वहाँ वेटेज मिलती थी, मेरे से डिस्कस किया जाता था। और उस टाइम पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटीज़ होती, उस टाइम मोगा डिस्ट्रिक्ट नहीं था, अच्छा। मोगा तहसील था, एसडीएम होते थे। तो मैं जो लोकल कमेटीज़ नहीं होती, पीस कमेटी कह लो या ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटीज, उसमें उसका डाल देते मेंबर थे। था। ओके। तो मेरे पास एक प्लेटफॉर्म था। अच्छा। तो मैं ठीक ठाक रहा उस टाइम पे। लड़ाइयाँ झगड़े तो होते थे, देखो कॉलेज लाइफ में जब आप उसमें हो लीडरशिप में, लड़ाइयाँ झगड़े होते थे, लेकिन मैं लड़ने वाला था नहीं। लेकिन बावजूद इसके कि वो मेरा ग्रुप जो था वो, आपने सर वैसी वाइब देते हो कि चलो अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, आप वो वाले बंदे हो कि चलो यार बैठ के बात करते हैं, सुलझा। तो आप वो थे सर पीस मेकर टाइप की, चलो यार। कोशिश थी, लेकिन लड़ाइयाँ होती थी, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं लड़ने वाला नहीं था, लेकिन मेरे साथी वो भिड़ जाते थे मेरी खातर। मेरा ये एक कह लो कि मैं फॉर्चुनेट रहा, मुझे लाइफ में शुरू से लेके मेरे साथी बहुत अच्छे मिले मुझे। तो वो मोगा वाला गैंग आज भी सतनाम संधू के साथ है लिंक्ड सर? हाँ, नहीं लिंक्ड है अभी अपने अपनी लाइफ में। देखो लंबी जर्नी है, 25-30 साल से, तो अब इसमें 25 साल से एजुकेशन में है। तो एक स्ट्रगल के बाद आपके पास नए दोस्त बनते हैं, पुराने याद रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो अपनी अपनी ज़िंदगी में वो सेटल्ड हैं। कोई टीचर बन गया, कोई कहीं और चले गया, कोई कसर खेती कर रहा है, लेकिन बातचीत होती है। तो सर नेचुरल ट्रांजिशन, तो आप स्टूडेंट लीडर मोगा की बात कर रहे हो, शुरू में बोला मैं पॉलिटिक्स में तो नहीं हूँ, बट सर स्टूडेंट लीडर नेचुरल ट्रांजिशन तो होता है ना कि बंदा सर राजनीति में आ जाए उस टाइम पे, तो आपके दिमाग में आया कि नहीं, मेरे को आना चाहिए उस मैंने टाइम पे? आज की बात की थी। हाँ, नहीं, उस मैं टाइम जब पे। स्टूडेंट लीडर था, और स्टूडेंट लीडर जब मैं एमर्ज हो चुका था, इस्टेब्लिश हो चुका था, तो उसके बाद मेरी एक एस्पिरेशन जागी कि मुझे पॉलिटिक्स में जाना चाहिए। करेक्ट। और मैं गया भी। अच्छा। मैंने उस टाइम पे एक, जैसे होता ना कि एक कार्यकर्ता के तौर पे, एक एक्टिविस्ट के तौर पे, हमारा सबसे बड़ा जो इवेंट था जो हमने स्टूडेंट लाइफ के बाद किया, वो था मोगा में एक श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी की जब अलायंस होती है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है। ओके। 75th ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ श्रोमणी अकाली दल ओके। को सेलिब्रेट करने के लिए उस टाइम वाजपेयी जी आए थे, सीनियर लीडरशिप अडवाणी जी आए थे 88 मोगा। 90। हाँ, मोगा में। नहीं, ये था Very 95 interesting. 95 अच्छा, 95। 95। बट आप पास आउट हो गए अभी? नहीं। मेरे 94-95 की बात है। ओके, बट यू पास्ड आउट फ्रॉम कॉलेज? हाँ हाँ, हाँ, मैं हो कॉलेज से गया, पास मैं आउट हो गए, गया बट था, यू आर हो इन गया। मोगा ओनली? हाँ, मैं मोगा। सो द बेस बिकेम शादी हो गई फिर उसी टाइम। अच्छा, मतलब okay. 95 में शादी हुई, ठीक है। वहीं मोगा में शादी होगी, वहाँ पे रहना तो पहले शुरू कर दिया था। ओके। तो किराए के घर पे रहते थे, तो साधन तो उतने ही थे, लेकिन साथ कार बाजार के बाद हमने थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी का वो शुरू किया काम। तो ऐसे साथ में जो सिविल कॉन्ट्रैक्टर का काम भी कुछ साथी मिलते गए, जैसे जैसे हम वो काम में कर रहे हैं, चलते गए, ताकि हमारी अर्निंग्स जो बनी रहे, क्योंकि एक साधारण घर से आके आपको पैसा कहाँ से लेके आओगे, वापस तो जा नहीं सकते हैं। तो आप शुरू से ये रहा कि हमें अपना साथ बाई साइड एक वेरी इंटरेस्टिंग आत्मनिर्भर से बन के रहे। वेरी इंटरेस्टिंग। सो 95, सो मोगा बिकेम योर होम बेसिकली? हाँ, मोगा मेरी कर्म भूमि रहा है। कर्म भूमि मोगा कर्म भूमि रहा। तो फिर 95, ये बताओ सर, बड़ा इंटरेस्टिंग है जो 75th वाला। हाँ, वो कैसे रहा? वो मतलब उसके बाद पंजाब की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रही वो रैली, क्योंकि उसके बाद बीजेपी और अकाली दल की गवर्नमेंट बनी। उसमें भी हमारा एक्टिव रोल रहा कि छोटे लेवल के कार्यकर्ता थे, ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़े वो थे, लेकिन कमिटेड बहुत थे, काम बहुत करते रहे। यंग थे तो यूथ में ज़्यादा काम किया, और बस ऐसे करते करते फिर एक स्टेज ऐसी आई कि नहीं यार, ये शायद हमारे बस का काम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिशियन के अपने जो नेपोकिड हैं वो आने शुरू हो गए, अपने बच्चे को प्रमोट होने लग गए, मतलब सभी के, ठीक है, उसमें जैसा भी ट्रेंड है पंजाब में। तो हमें अपनी स्पेस वहाँ पे दिखी नहीं। मतलब आप सोच रहे थे आपको कोई टिकट मिले या आप इलेक्शन लड़ पाओ? हाँ, भी या हमें आपकी कहीं जगह, कोई बट ऑल ऐसा नहीं हुआ, तो लगा नहीं, मतलब एक बट यू वर डिसअपॉइंटेड? यू वर डिसअपॉइंटेड कि यार क्यों नहीं, मेरे को क्यों नहीं मिल रहा मौका? मेरे ख्याल वो टर्निंग पॉइंट था लाइफ में। अच्छा। वो एक टर्निंग पॉइंट था कि हमें कुछ करना था, तो इसलिए वो टर्निंग पॉइंट हुआ कि हमारे आगे हर्डल्स आनी शुरू हो गई। जो एस्टेब्लिश पॉलिटिशियन थे उन्होंने हमें दबाना शुरू किया, उन्होंने हमें स्नब करना शुरू किया, हमारे में नुक्स निकालने शुरू किए,
क्योंकि नुक्स ऐसे है कि मेरा जो अपना एरिया है, पेरेंट मेरा जो नेटिव प्लेस है मेरा, वो अलग उसमें क्लासिफिकेशन में आता है। वो माझा और मालवा के बीच में बेट का एरिया है। तो मेरी जो कम्युनिटी है, जैसे हम लाहौरी हैं, है ना, लाहौरिया मतलब जो उधर से आए हुए हैं माइग्रेट हो, वो लगे। जहाँ मोगा है वहाँ मालवा है। तो ये डिस्टिंक्शन होने लगी कि इसका तो एरिया ही नहीं है। अच्छा, तब मालवे तो नहीं है। हाँ, मालवे तो नहीं है, तो इसको यहाँ पे कैसे आप वो करोगे? पॉलिटिक्स मतलब पॉलिटिक्स मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें निकालने लगे, इसकी यहाँ रेलेवेंस नहीं है, तो कोई ऐसा नहीं कर करा के हमने कहा यार तो ठीक है, साधन भी नहीं है इतने ज़्यादा, बैकग्राउंड भी नहीं है, यहाँ को प्यो दादा का नाम भी नहीं है यहाँ पे, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था ना हमारे पास। हम तो नेपोकेट नहीं रहे, हम तो स्ट्रगल ही करते रहे शुरू से, हर चीज़ खुद की, कॉलेज की एडमिशन से लेके हर चीज़ खुद की। और वहाँ पे फिर हमने डिसाइड किया कि हमें कुछ नया करना, और इंसिडेंटली कोई घटना ऐसी हुई कि एजुकेशन एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे आ गया। और एजुकेशन में हमने स्टार्ट किया विद हम्बल बिगनिंग, 100 स्टूडेंट्स MCA BCA प्रोग्राम फ्रॉम लांड्रा। और बहुत बड़े सपने नहीं थे, रोटी रोजी का सवाल था। थोड़ा सा ये भी था कि पब्लिक लाइफ से, सोशल लाइफ से आए हैं, तो काम ऐसा हो जिसमें मतलब टिपिकल दुकानदारी टाइप काम ना हो। एजुकेशन एक मिशनरी सा काम है। वो शुरू हुआ, उसमें लग गए। फिर क्या किया, मैं और मेरा साथी रिशपाल सिंह धालीवाल और 3 हमारे, और हम 5 थे टोटल। 3 को कम लोग जानते हैं, वो हमें फंडिंग साथ करते रहे, उनका फाइनेंस वगैरह का काम भी था, वो भी स्ट्रगल करके खड़े हुए थे, हम भी। तो हमने सब कुछ छोड़ दिया, टोटली कट ऑफ हो गए पॉलिटिकल सिस्टम से, सोशल सिस्टम से। और जिस चीज़ से आप थोड़ा फेडअप होकर निकलते हो, निराश होकर निकलते हो, फिर आपका उसमें और ज़्यादा ध्यान जाता नहीं कि छोड़ो। लेकिन हमें वो एक्सपोजर बहुत काम आया, जो सोशल लाइफ में, पॉलिटिकल लाइफ में हमने किया, जितना भी किया, वो यहाँ पे हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अलग था बाकी लोगों से। तो हमें अंदर की बातें बहुत सारी पता थी कि CM को कैसे मिलना है, इसको कैसे मिलना है, मिनिस्टर को कैसे मिलना है। तो एक कॉन्फिडेंस वो था हमारे में, वो हमारे काम आया। और हमने एजुकेशन में हर साल ग्रो करना शुरू किया, एक से दूसरा कॉलेज, दूसरे तीसरा कॉलेज, रुके नहीं। और इसी दौरान हमारा जो अंडरस्टैंडिंग बनी, जो समझ आई कि हमें क्वालिटी पे काम करना चाहिए। तो हमारी कोशिश पहले साल से ही रही, लेकिन 2-3 साल बाद तो हमने बिल्कुल फोकस ले लिया कि हमें क्वालिटी पे ही काम करना है और प्रीमियम इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना है। ओके, सो सर इसको ना पॉज करते हैं। पॉज इसलिए करते हैं क्योंकि जो आपने टर्निंग पॉइंट बताया ना सर, मेरे को नहीं पता सर ये सारी चीज़ें मुझे पता नहीं कि कितने स्टूडेंट्स को आपकी ये जर्नी पता होगी। आई थिंक जो 96, 97 व्हाट यू हैव टोल्ड, राइट, आपने बहुत मेरे को कम बताया है। बहुत कुछ हुआ होगा आपके साथ, विच आई एम स्वाभाविक है, वो चीज़ें बहुत कुछ हुआ होगा, है। बहुत कुछ आपको सिस्टम से निकाला गया होगा बाहर कि यार ये तो बाहर का बंदा, बड़ी चीज़ें। एंड व्हेन यू से कि वो टर्निंग पॉइंट है ना, नाउ आई कैन विजुअलाइज दैट्स अ टर्निंग पॉइंट। बिकॉज जब आप चीज़ कोई करना चाहते हो और आपको कोई चीज़ बंदा रोक दे कि नहीं यार ये तो तू बढ़ नहीं सकता, या यू कैन नॉट डू दिस, फिर बंदा सोचता है यार अब तो मेरे को करना ही है। 96 से चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज लांड्रा, राइट, ये कब बना है सर? दिस वॉज विच ईयर? 2001 में। 2001। बट जो आप बोल रहे हो कि बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो अपॉर्चुनिटी आप बताना चाहोगे सर, क्या है वो अपॉर्चुनिटी? अभी आपने बोला ना कि जब आप पॉलिटिकल एजुकेशन, वो कैसे हुआ सर? हाउ डिड यू गेट इनटू दैट? ये ना एक इंसिडेंटली हुआ, ऐसा नहीं था कि हमारा, बताओ ना सर। ऐसी वो इंसिडेंट मेंशन करना शायद मेरे लिए ठीक नहीं होगा कि उसमें ओके, कोई और बंदा इन्वॉल्व है। ओके, जो पहले से एजुकेशन में थे, ठीक है, ओके, वो हमारे जानकार थे, पहले से एजुकेशन में थे, वो ट्रबल में थे, तो उनकी हेल्प करते करते हमें, अच्छा, उन्होंने ये रास्ता दिखा दिया जो हमें दिख गया और हम उसमें घुस गए। ओके। एंड हाउ डिड यू मीट रिशपाल ढींडसा जी? रिशपाल धालीवाल धालीवाल जी और मैं मोगा में जब था, रिशपाल धालीवाल जी मुझसे 3-4 साल बड़े हैं। और ये भी वहाँ पे श्रोमणी अकाली दल में, इनके पिताजी लोकल लीडर थे वहाँ पे। ठीक है जी। और इनके पिताजी की वजह, उनकी इच्छा से, ये पहले पॉलिटिक्स में नहीं थे, लेकिन पिताजी की इच्छा के मुताबिक इन्होंने, ये पहले इन्होंने वो कट शर्ट थे, फिर इन्होंने दाढ़ी केस रख ली और ये भी पॉलिटिक्स में आ गए। और उस टाइम पे हमने, पहले हमारा थोड़ा कंपटीशन सा रहा, क्योंकि ये लोकल थे और मेरा जो पॉलिटिकल पैटर्नेज था वो और था, इनका और था। तो हमारी थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा नहीं होता पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स में थोड़ा सा आपका होता है कि आप डोमिनेट करते हो, वो आपको करते हैं। ओके। तो फिर इनके पिताजी ने हमें एक दिन बैठाकर
सर यशपाल जी के पिताजी ने, फादर, ओके। हाँ, उन्होंने कहा कि नहीं यार आप इकट्ठे हो गए चलो, तो इसमें फ़ायदा होगा। तो हम दोनों इकट्ठे हो गए। उसके बाद हमने यशपाल सिंह धालीवाल को वहाँ पे जो लोकल इलेक्शन थे म्यूनसिपल काउंसिल के, उसमें टिकट लिया हमने, लड़े और जीते। वेरी इंटरेस्टिंग। वहाँ से दोस्ती बनती है। हाँ, फिर चलो आपने जो भी कोई प्रॉब्लम में था उसको हेल्प की, करते करते दिस आइडिया केम कि चलो कॉलेज स्टार्ट करते हैं। सो एंड नाम क्या रखा था कॉलेज का? दिस ऑल्सो हिस्ट्री ना कि कुछ है इसमें। इसमें नहीं, इसमें बहुत कुछ है। हाँ। जब हमने शुरू किया, जैसे आपको कहा कि हमने कहा कि प्रीमियम इंस्टीट्यूशन बनाना है, तो हमने इसका नाम उस टाइम पे क्या था कि अभी सिस्टम जो हमारे देश के है ना, जैसे AICTE है, UG, ये इतने ज़्यादा कह लो कि प्रोसेस ड्रिवन नहीं थे, मैनुअल था काम। कोई वेबसाइट नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ें नहीं थी उस टाइम पे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरफेस मैनुअली था सारा। हमने क्या किया कि हमने इसका नाम रख दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऐसे करके नाम था। IIT ही बनता था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ओके, ऐसा कोई नाम था इसका। ठीक है, क्योंकि MCA BCA आपने बोला ना। हाँ, MCA BCA किया, इंफॉर्मेशन, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम से, लेकिन हमने इंडियन नाम यहाँ पे रख दिया। ओके। अब इंडियन नाम हम रख नहीं सकते थे, और हमने अप्लाई कर दिया, देने वाले ने अप्रूवल दे दी, ना उन्होंने देखा ना हमने सोचा, हमें पता नहीं था। तो फर्स्ट ईयर हमारा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नाम पे लांड्रा में चला, 2001। हाँ, मेरे ख्याल 2 साल ये चला। ओके। और उसके बाद हमने इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना था, तो वहाँ से इतनी देर में वहाँ किसी ने देख लिया कि भाई ये तो गलत हो रहा काम, ये नाम रख नहीं सकते हैं कुछ, ये तो नेशनल इम्पोर्टेंस का नाम है, तो आप नहीं यूज़ कर सकते। तो हमने फिर इसका नाम चेंज करना था। लेकिन ये देखो, शुरू से ये कैसी भगवान की कृपा रही हमारे ऊपर कि ना तो हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नाम रखने समय सोचा कि हम अपने नाम पे रख लें, धर्म के नाम पे रख लें, वो भी हमने जो बेस्ट हो सकता था किया। फिर हमने जब उससे चेंज करना था, तो हमने सोचा कि वर्ल्ड में इंस्टीट्यूशन के नाम क्या है, बेस्ट यूनिवर्सिटी जो है सिटीज़ के नाम पे है, तो हमने कहा कि चंडीगढ़ के नाम पे रखते। तो हमने चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया पहले, CEC। 2003। आप देखो, इससे पीछे भी जाओगे, जब मैंने कार बाजार खोला था, उसका नाम भी मोगा कार बाजार रखा था। मोगा में मोगा कार बाजार, एक मन में पता नहीं कैसे आया। हमने चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू किया, किसी ने नोटिस नहीं लिया, किसी ने कुछ उसका अपोज नहीं किया, ठीक है, हमने रखा और मिल गया। चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज से फिर हमने एक से ज़्यादा कॉलेज हुए, तो हमने चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज शुरू किया, कोई नोटिस नहीं लिया। 2012 में जब हमने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाई, और चंडीगढ़ नाम हमें उस टाइम पे लेना था, तो यूनिवर्सिटी का प्रोसेस लग गया है, तो ये असेंबली में जाना है, कैबिनेट में जाना है। तो जो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट था, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया कि आप चंडीगढ़ का नाम रख नहीं सकते हो। तो मैंने कहा जी क्यों नहीं रख सकते? उन्होंने कहा कि जी स्टेट कैपिटल है और आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी बना रहे हो। तो मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की कि नेशनल कैपिटल के नाम पे स्कूल का नाम है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। और वो दिल्ली में नहीं है, वो पूरे देश में है। तो हम तो स्टेट कैपिटल के नाम पे यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हम तो बड़ा काम करने जा रहे हैं। वो नहीं माने जी, उन्होंने फिर ऑब्जेक्शन लगा दिया। कौन ऑब्जेक्शन लगाता है? सेक्रेटरी हायर एजुकेशन। अच्छा, मतलब स्टेट के आप नाम चेंज करो, आप नहीं कर सकते नाम, आप नाम चेंज करो। तो मैंने कहा भी नाम तो मैंने चेंज नहीं करना है, तो नाम तो चंडीगढ़ ही रखना है। वो कहते फिर इसका NOC फाइल पे मार्क हो गया कि NOC UT गवर्नमेंट है। UT गवर्नमेंट से फिर हमने NOC लिया कि हम नाम ये रख सकते हैं। और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप चंडीगढ़ नाम तो रख सकते हो, अब NOC ले लिया है, लेकिन चंडीगढ़ नाम आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं, आप इसका नाम रखो चंडीगढ़ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। मैं क्या, मैं नहीं रखूँगा, मेरा तो पर्पज़ डिफीट होगा ना। मैं तो ये बताना ही नहीं चाहता हूँ कि ये प्राइवेट है, सरकारी है, ये मैं तो इंस्टीट्यूशन बिल्ड कर रहा हूँ, तो इसमें सरकारी प्राइवेट का कोई मुद्दा नहीं है। ओके। फिर कहते ही नहीं आप इसका नाम चंडीगढ़ प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कोई एक शब्द लगा लो। मैं बीच में, हाँ, मैं कह जी मैं नहीं लगाऊँ। 1.5 साल मैंने इस बात के लिए स्ट्रगल किया कि मुझे 2 ही शब्द रखने हैं, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और ये समझाने में मैं कामयाब हुआ फाइनली कि ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी जो हैं वो सिटीज़ के नाम पे हैं। तो फिर उनका था कि आप बना लोगे? मैं कि ये तो भगवान जानता है, लेकिन मेरी इच्छा यही है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बनाऊँ। चलो आज हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं 13-14 साल बाद।
तो ये नाम का तो ये फिर माने कैसे सर? 2014 में जाके माने, 13 में मान गए थे? देखो, इंसान को भगवान ने इतनी ताकत दी है कि अब शिद्दत से लग जाए तो भगवान खुद भी मान जाते हैं। आप किसी चीज़ को परस्यू करो और आप सही हो। अगर मैं गलत होता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। मुझे पता होता है कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो मैं फिर उसके पीछे नहीं पड़ता हूँ, मैं अपना रास्ता बदल लेता हूँ। बट आपको उन्होंने एक बार नहीं बोला कि ये तो चंडीगढ़ में नहीं है, ये तो चंडीगढ़ से बाहर है, तो फिर क्यों तो रख मेरे रहे हो? पास सारे लॉजिक थे ना कि दिल्ली पब्लिक स्कूल तो पूरे देश में खुला हुआ है, वो तो हमारे Franchises चंडीगढ़ में भी भी हैं। खुला है। तो फिर मतलब वो तो फ्रेंचाइजी भी, हम तो कहीं नहीं है। तो ऐसा मुद्दा नहीं है, आप नाम रख रहे हो, ये तो प्राइड है, मतलब ये तो मैटर ऑफ प्राइड है कि आप नाम, इंस्टीट्यूशन का नाम शहर के नाम पे रख रहे हो। मैं ढाबा थोड़ी खोल रहा हूँ। सिर्फ 2001 वो आईआईटी वाला आपने बताया ना, वो इन्फॉर्मेशन 2003 चंडीगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज लांड्रा, राइट? दिस इज यू एंड रशपाल जी टुगेदर, राइट? जो with 3 others. 3 others also, right? So 5 people running the CEC Landra, which is still Yes. उसके बाद जो चंडीगढ़ ग्रुप कब बनता है सर? चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, दैट इज इन अ डिफरेंट लोकेशन ना? नहीं, सेम। अच्छा, वो भी लांड्रा में ही है? वलांड्रा में ही। एक के बाद जो 2 कॉलेज हुआ, 3 क्या लिखोगे उसको आप? ये चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, चंडीगढ़ बिजनेस स्कूल, ये इतना कुछ हुआ। तो उसका एक अम्ब्रेला, तो आपको ब्रांड चाहिए था। ओके। तो वो स्वाभाविक तौर पे लिखना चाहिए। उस टाइम पे ट्रेंड ही आ गया था कि आप ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, हाँ, एक से ज़्यादा है ग्रुप ऑफ कॉलेज, तो हमने इसका नाम चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज रख दिया। ओके, दैट इज इन लांड्रा ओनली? लांड्रा। तो लांड्रा के बाद जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन हमारा सेकंड कैंपस बना, वो बना गढ़ुआ में। वो भी चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के नाम से, CGC। लेकिन 3 साल में वो अपग्रेड होके यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। यूनिवर्सिटी बन गई हमारी 2012 में। तो 2012 में हमारा एक तीसरा कैंपस, जो धालीवाल साहब जिसको देख रहे हैं, वो जंजेड़ी में CGC जंजेड़ी इस्टेब्लिश हो गया। इधर 12 में यूनिवर्सिटी और 12 में ही उनका। यू आर आल्सो पार्ट ऑफ दैट? नहीं, वो धालीवाल साहब ही देख रहे हैं और यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं। सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यू आर पार्ट ऑफ दैट? Yes. एंड जो CGC झंझेड़ी कैंपस हुआ, वो धालीवाल, दैट रशपाल धालीवाल जी से, एंड CEC लांड्रा, you 5 of us, CGC, वो भी CGC हाँ, है, वो तो CGC हो गया, करेक्ट, लांड्रा, दैट you 5 us are there. तो सर मैं एक, अब तो एजुकेशन वाला जो पार्ट 2 मेरा है सतनाम संधू का, वो तो आई हैव सम क्वेश्चंस, बट बिफोर दैट सर, लॉट ऑफ आवर ऑडियंस है, लॉट ऑफ यंग पीपल, लॉट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स आर आल्सो देयर। 2 भाई भी काम कर रहे हैं, या फादर सन काम कर रहे हैं, या 2 बहनें काम कर रही हैं ना। तो यहाँ पे तो 2 दोस्त हो गए ना सर, आप और रशपाल जी की भी केस स्टडी है एक तरीके से, कि हाउ, जैसे मेरे को तो नहीं पता था कि आप बता रहे हो कि मोगा में वो आप काइंड ऑफ पॉलिटिकल ओपोनेंट थे, फिर उनके फादर इंटरवीन किए, यू बिकेम गुड फ्रेंड्स नाउ, बिजनेस पार्टनर्स। हाउ इज द रिलेशनशिप विद हिम सर? डू यू गाइज आप फाइट भी करते हो कि यार अब अभी भी ओपिनियन डिफरेंस होता है, कि हाउ डू यू? नहीं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो स्वाभाविक है कि एक बाप के 2 बेटों में भी होता है जी। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमारे दोनों में रहा, लेकिन हमारे में एक अंडरस्टैंडिंग रही है कि हम एक दूसरे की बात मानते रहें। उन्होंने कहा मैंने मान ली, मैंने कहा उन्होंने मान ली। तो वो बड़े हैं मुझसे, तो उनको बड़े भाई का एक रुतबा देके हमने हमेशा ही वैसी इज्जत दी। लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो रहता है, वो तो होना भी चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब आप और रशपाल जी एकदम मतलब रूम में चले गए और बोले यार आज तो मतलब इस पार उस पार नहीं होता? देखो, ऐसा है, जिस चीज़ की लड़ाइयाँ होती हैं वो हमारा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कभी नहीं रहा पैसे को लेकर। करेक्ट। मैं आपके इस पे कैमरा के सामने बोल रहा हूँ कि आज तक नॉट इवन सिंगल टाइम हमने बैठ के कोई हिसाब किताब किया हो। वाह, कि ये 30 साल हो गए, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। हाँ, हमने कभी एक बार नहीं किया। मेरे और धालीवाल साहब के बीच में पैसे का कोई मुद्दा नहीं कभी रहा। इवन जब हम अलग भी हो गए, अलग मतलब अलग कैंपस जब हमने नया शुरू किया, मेरे हिसाब किताब को भी वही देखते रहे, मुझे बताते रहे कि यहाँ पे ये परचेज़ गलत हो गई है, ये ठीक करना है, ये ठीक करना है, तूने वहाँ से पैसे लेने थे वो नहीं लिए, तुझे याद नहीं है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं उनका इस एरिया में ज़्यादा कमांड रहा, कह लो, एक्सपीरियंस है, जहाँ इंटरेस्ट होता है। कई बार मेरा इसमें इंटरेस्ट ना कल था ना आज है, और फ्यूचर में पता नहीं मुझे आता नहीं है हिसाब किताब, पैसे ये मुझे नहीं आते हैं, मैं इससे दूर रहता हूँ। बट हो तो आप कॉम्पिटिटर्स ही ना सर, मतलब आप 2 यूनिवर्सिटी अलग चला रहे हो, 2 कैंपसेस हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 सारा कुछ, तो कॉम्पिटिटर्स तो हो ही ना सर एट द एंड ऑफ द डे, तो कि आप नहीं देखते ऐसे इसको? नहीं,
देखो ऐसा है कि इंसान जो भगवान ने बनाया ना, ये बड़ी ऐसी मशीन है कि ये इसके अंदर इतनी सेंसिटिविटी भरी पड़ी है, वो कब हर्ट हो जाए, कब वो कंपटीशन खुंदस में आ जाए, वो कब कंपटीशन आपके बीच में एक मुकाबलेबाजी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, कोई पता नहीं चलता है। ये बहुत सेंसिटिव मैटर है और हमने आज तक हमने अवॉइड किया है इस चीज़ को कि हम कन्फ्लिक्ट में ना जाएं। कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट में फ़र्क है। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि अवॉइड करें। अभी एक और बड़ी यूनिवर्सिटी है पंजाब में, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी दोनों लोग समझते कॉम्पिटिटर हैं, लेकिन हम इतने अच्छे दोस्त हैं किसी को आइडिया नहीं। हाल दो उनकी पॉलिटिकल पार्टी अलग है जिसमें से MP हैं मित्तल साहब, मैं अलग से हूँ। हमारे में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन स्लाइटली रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, वो स्वाभाविक है, वो तो आपके और मेरे बीच में भी होगा। लेकिन हमने इकट्ठे मिलकर बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ऐसे मसले हल किए हैं जो मैं अकेला नहीं कर सकता था। क्योंकि किसी भी प्रोफेशन को या किसी भी, मैं बिजनेस तो नहीं कहूँगा, एजुकेशन को, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको जो इन्फ्लुएंस, जो क्योंकि ऐसी पॉलिसीज़ कई बार आती हैं कि वो पूरे का पूरा एरिया डूब जाता है। ट्रू, आई अंडरस्टैंड। तो उसको बचाने के लिए, और ये मैं कोई इसका क्लेम नहीं कर रहा हूँ, कोई ईगो नहीं है, लेकिन मैंने और मित्तल साहब ने मिलकर बहुत स्ट्रगल किया और हम जीते। आज तक अगर पंजाब में, अगर एजुकेशन में पंजाब आगे बढ़ रहा है, तो मैं कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हमारी दोनों की इसके पीछे सेक्रीफाइसेस और फाइट रही है, हमने किया, मिलकर किया। कंपटीशन भी है, ऐसा नहीं कंपटीशन नहीं है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को अगर देखोगे तो एक स्केल पे काम करने की वजह से कहीं ना कहीं कम्पीट करती है। लेकिन मेरे और मित्तल साहब के बीच में, एजुकेशन को बिजनेस नहीं देखते, बट है तो बिजनेस ही ना सर। नहीं, ये मिशनरी देखो, ये बिजनेस नहीं है, ये एक मिशन है। लेकिन दुनिया में कोई भी मिशन जो प्रॉफिटेबिलिटी के बिना नहीं चलता है। सस्टेनेबल कैसे होगा? मैं कौन सा कोई बिरला टाटा की फैमिली से हूँ, मेरे जैसे और कितने लोग हैं, कितने आपके जो ऑडियंस सुन रहे हैं, कहाँ से साधन कहाँ से पैदा करने हैं। बिजनेस मॉडल के तौर पे इसको देख सकते हो, क्योंकि वायबिलिटी देखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बिजनेस नहीं है ना। तो हमारे लॉ में बिजनेस हो सकता है। आप एजुकेशन से प्रॉफिट जो है वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकते। आप उसी काम के लिए जो भी प्रॉफिट होगा एजुकेशन के ऊपर ही लगाते हो। ये एक हमारे कानून में प्रावधान है। आप साइड जो चीज़ें हैं बहुत सारी, मतलब आप हॉस्टल अलग बना लो, कुछ और कर लो, लेकिन एजुकेशन जो कोर है। और ये वैसे भी आपको बताऊं, मैं और जितने लोग, अब तो क्या हुआ है कि भारत में कंसोलिडेशन हो चुका है, क्योंकि 30-35-40 साल में एजुकेशन, जो प्राइवेट सेक्टर का एजुकेशन था, वो कंसोलिडेशन करके वो जो हमारी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन में हम ऑलमोस्ट बराबर पे आने आ गए हैं। और जो बंद होने थे, जो पीछे रहने थे, वो रह गए। तो अब ये लोग जो आए हैं वो एक अलग रिदम में काम कर रहे हैं और अलग पेडिग्री के हैं। हाँ, विजन भी डिफरेंट अलग पेडिग्री के हैं। और दूसरा उनका जो मिशन है वो अब क्लियर हो चुका है। अब तो भाई अब देश आगे बढ़ रहा है, देश को टॉप 100 में जाना है, तो हम टॉप 100 में तो टॉप 200 में जाएं, टॉप 100 में हमारी IITs जाएं, तो हम प्राइवेट भी टॉप 200 में जाएं, हम क्यों ना जाएं, हम भी तो कंट्रीब्यूट करें। चाहे रिसर्च है, चाहे वो हमारी जितनी भी नेशनल इंटरेस्ट के काम हैं अदर देन टीचिंग, तो हमारी इंस्टीट्यूशन जो अच्छी कंसोलिडेशन के बाद आगे आई हैं वो काम करने लगी है। बट एक से डिबेट जो प्राइवेट वर्सेस पब्लिक चलता रहता है, हाउ डू यू सी दैट? यू ऑल्सो स्टडीड फ्रॉम अ पब्लिक कॉलेज एंड ऑल दैट, हाउ डू यू सी दैट? मतलब जो प्राइवेट वर्सेस पब्लिक एजुकेशन डिबेट, एंड यू नो यू हैव बीन इन पब्लिक लाइफ सिंस many years now, how do you see that? आपका क्या विजन है, being in running one of India's leading private universities? How do you see that? देखो, हम ना डेवलपिंग नेशन है। डेवलपिंग नेशन में माइंडसेट भी वैसे ही डेवलप होता है जैसे हमारी इकोनॉमी डेवलप होती है। तो अभी एक उस फेज से निकल के जहाँ पे कोटा सिस्टम था, यहाँ पे परमिट सिस्टम सा, है ना, जब मनमोहन सिंह जी आए तो उसके बाद इकोनॉमी खुलने लगी, मोदी जी आए तो इकोनॉमी एक ग्लोबल लेवल पे आगे स्केल पे चलेगी। तो माइंडसेट भी वैसे ही ग्रो होने लगा है। तो ये मिथ्स हैं। पब्लिक सेक्टर भी परफॉर्म अच्छा करने लगा है। मैं नहीं कहता पहले अच्छा नहीं करता था उतना, लेकिन अब कंपटीशन में वहाँ पे भी सोचा जाने लगा। आज अगर देखोगे तो चंडीगढ़ में जो रैंकिंग्स आई हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी की रैंकिंग उन्होंने बहुत बेहतर किया है।
आज जो रैंकिंग रिलीज हुई है ग्लोबल रैंकिंग में, पंजाब यूनिवर्सिटी ने अपनी पोजीशन को रिटेन किया। उसके बारे में बड़ी न्यूज़ है और पंजाब यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर उसके बारे में बड़ा प्राउडली बता रही हैं, अच्छी बात है। पहले नहीं होता था ये, क्योंकि आज अब प्राइवेट भी कंपटीशन में है। अब मतलब पंजाब यूनिवर्सिटी से आगे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन भी हैं और हमारे कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन तो आईआईटी के मुकाबले में काम करने लगे हैं। तो ये तो एक हेल्दी कंपटीशन है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, पब्लिक सेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए मेरे ख्याल में, जैसे कि क्योंकि वो पब्लिक के फंडिंग से चल रहे हैं। ट्रू। फी जो है ये ना बड़ा डिबेटेबल मुद्दा है। करेक्ट। आप हमारी प्रीमियम इंस्टीट्यूशन की फीस स्ट्रक्चर देखना, पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट की देखना, आपको क्या अंतर नज़र आ रहा है? आईटी की आईएम की फ़ी क्या है? कुछ भी नहीं है। क्यों कहता कोई नहीं है? अब देखो तो सही, बट एज कम्पेयर टू प्राइवेट ना सर। आप देखो भाई साहब, आप गलतफहमी में हो। बताओ सर क्या है, मतलब एट पार है, उससे ज़्यादा है। क्या है सर अभी आईआईटी? मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं कोई फिगर मेंशन नहीं करना चाहता हूँ। ये जरूर देखिए, आप ओके जरूर देखिए। सर आप बेसिकली क्रिटिक्स को ये बोल रहे हो कि एक तो फीस स्ट्रक्चर देखो ऑलमोस्ट सिमिलर हो चुका है एंड द सर्विसेज भी देखो, सर्विसेज भी देखो, हॉस्टल की क्वालिटी देखो, फूड की क्वालिटी देखो, सारी चीज़ें देखनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। सर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एज अ लीडिंग एजुकेशनिस्ट एंड योर इन्फ्लुएंस इज बियॉन्ड दिस रीजन। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी इज मतलब सर एवरीबडी इन द कंट्री नोज, राइट? जैसे आपने एलपीयू का नाम बोला, CU has become a brand in itself, right? So आपके पास, I was reading the latest report from your website, you have I think students across the world now, बाहर से भी काफ़ी बच्चे आ रहे हैं। बट सर एक जो टॉपिक ना, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस टॉपिक इज़ द लो एम्प्लॉयबिलिटी रेट। मतलब सर एज पर डेटा जब हम देखते हैं, हर कॉलेज यही प्रोजेक्ट करता है कि देखो जी हमारे 100% बच्चे प्लेस हो गए, राइट? बट सर द डेटा अगेन से इसकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है वो अभी भी कम है सर। मतलब 40 to 50% पीपल आर एम्प्लॉयबल। कहीं प्लेस होना इज़ वन, बट एम्प्लॉयबिलिटी पे आपका क्या ओपिनियन है सर? देखिए ऐसा है कि अब जब कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, नंबर ऑफ सीट्स का मुद्दा नहीं रहा, बच्चों को एडमिशन्स मिल रही हैं। पहले क्या होता था कि लिमिटेड सीट्स थी, लिमिटेड इंस्टीट्यूशन थे, तो कंपटीशन में बहुत टॉप परफॉर्मर को ही इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन मिलता था। तो स्वाभाविक है कि एक जो स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर की डिस्टिंक्शन वहाँ पे ऑटोमेटिकली थी। अब क्या है कि बच्चों को एडमिशन मौका मिलता है, जो करना चाहता है इंजीनियरिंग उसको मिलता है, जो मेडिकल करना चाहता है थोड़ा सा उसमें अभी चैलेंज है, लेकिन वहाँ भी सीटें पड़ रही हैं। अब जो इनटेक है, इनटेक में से स्लो लर्नर और फास्ट लर्नर की जो रेशो है वो एक मुद्दा है। जो स्लो लर्नर हैं उनकी परफॉर्मेंस और फास्ट लर्नर की परफॉर्मेंस हमेशा में फ़र्क रहेगा, वो स्वाभाविक है, वो कुदरत ने ऐसा बनाया। लेकिन ऐसा नहीं कि स्लो लर्नर भी compete नहीं कर सकते। अब एम्प्लॉयबिलिटी की दो वजह हैं। एक है बच्चे की अपनी कैपेबिलिटीज़, जो स्लो लर्नर है उसको टाइम लगेगा और एक लेवल से आगे नहीं जा पाएगा। दूसरा फास्ट लर्नर है जो बहुत क्विकली कर लेगा और बहुत अच्छा भी कर सकता है। स्लो लर्नर आगे जाके लाइफ में वो अच्छा कर सकता है, लेकिन उसको टाइम चाहिए होता है, उसको टाइम लगता है। अब हमारी जो स्ट्रेटजीज चाहिए कि स्लो लर्नर को कैटर कैसे करना है, फास्ट लर्नर को चैलेंजिंग एक माहौल चाहिए, उसको चैलेंजिंग करिकुलम चाहिए, चैलेंजिंग उसको वैल्यूएशन चाहिए। स्लो लर्नर को आप बिल्ड करके आगे बढ़ाते हो। तो मुझे लगता है कि अब हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी में भी ये प्रोविजंस आ गए हैं और हमारी इंस्टीट्यूशन ने भी काम करना शुरू कर दिया। और अब इसके आगे एआई ने हमारे लिए एक बड़ा रास्ता खोल दिया है कि आप स्लो लर्नर फास्ट लर्नर की बजाय आप पर्सनलाइज लर्निंग पे काम कर सकते हो कि हर इंडिविजुअल की जो क्षमता है, हर इंडिविजुअल का जो पोटेंशियल है, उसके मुताबिक आप उसको बिल्ड करना शुरू करो। तो हमारी एम्प्लॉयबिलिटी पे इसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा ये है कि हमारी जो इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट्स हैं बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो रही हैं। नई नई लैंग्वेजेस, नए नए कोर्स करिकुलम जो है वो करने पड़ रहे हैं। तो देखो, जो 100% की बात करते हैं, मैं आपसे सहमत हूँ कि 100% प्लेसमेंट सभी की कैंपस में नहीं होती, करेक्ट। और ये ग्लोबली नहीं होती, ऐसा नहीं कि इंडिया में नहीं होती। श्योर। लेकिन उस क्लेम के पीछे आधार क्या है कि जो बच्चे चाहते हैं, अब आपके पास एक परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो जॉब करना ही नहीं चाहते,
किसी को हायर स्टडी में जाना है, किसी को अपना एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, किसी को इंजीनियरिंग करनी ही नहीं थी, उनको उनके पेरेंट्स के प्रेशर में करनी पड़ रही है। ठीक है, तो ऐसी जब सारी चीज़ें देखोगे तो जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं, जो बच्चे मतलब दिल से करना चाहते हैं, उनकी एम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं कह सकता हूँ कि उनको जॉब तो मिलती है। किसी को पैकेज कम मिलेगा, किसी को ज़्यादा मिलेगा। अभी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं सर सीयू में एज ऑन डेट? सीयू में मेरे ख्याल 35,000 के आसपास है। मैं आई रिमेंबर व्हेन आई वाज एट हार्वर्ड, मैंने ना सर एचबीएस में एक चीज़, ऑफ कोर्स चलो कॉलेज बढ़िया एंड ऑल दैट इज़ वन, बट व्हाट इंस्पायर्ड मी द मोस्ट वाज नॉट देयर करिकुलम जो केस स्टडीज़ पढ़ाते हैं, वाज द क्रिटिकल थिंकिंग दैट द फैकल्टी हैड। इंडिया में एक सिस्टम है कि हर चीज़ का एक सही आंसर और गलत आंसर होता है, राइट? और मेरे को पहली बार लाइफ में पता लगा था कि ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ का सही और गलत आंसर है, कुछ भी नहीं आंसर हो सकता, यू हैव टू फिगर आउट, बिकॉज आपके हिसाब से कोई चीज़ सही हो सकती है, मेरे हिसाब से वही चीज़ गलत हो सकती है। एंड दैट इज़ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंट परस्पेक्टिव्स एंड केस स्टडीज़। सर जब फैकल्टी उस स्केल पे, उस एलीट लेवल पे पढ़ा रही है, हाउ डू यू इंश्योर दैट हम एम्प्लॉयबिलिटी में सारे बात कर रहे हैं ना, जैसे अभी आपने बात बोली, हाउ डू यू सॉर्ट आउट द इश्यूज ऑफ फैकल्टी राइट नाउ सर? देखिए ऐसा जो फैकल्टी शॉर्टेज है मतलब इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ में, उसको कैसे एड्रेस करेंगे? फ्रैंकली हमें हमारी ये एक मैं कमज़ोरी मानता हूँ हमारे सिस्टम की, कि हम अपने देश में अच्छे टीचर पैदा करने के लिए उतना काम नहीं कर पाए जितना करना चाहिए था। यू एग्री ऑन दैट सर? एग्री। और आज जो टीचिंग है वो प्रेफर्ड प्रोफेशन के तौर पे नहीं लिया जा रहा। मतलब मैं प्रैक्टिकल, किसी को बात मेरी हो सकता है कि अच्छी ना लगे, बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग मतलब अपना काम करना चाहते हैं, कुछ लोग हैं पैशन से टीचिंग में आते हैं, लेकिन इस प्रोफेशन को और बेहतर बनाने के लिए, ताकि अच्छे लोग, अच्छा टैलेंट इसमें आए, पहली बात तो हमें एक ओवरऑल ही सिस्टम में सोचने की ज़रूरत है कि ये एक प्रेफर्ड प्रोफेशन के तौर पे टीचिंग को देखा जाए। दूसरा, ये हमारी जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जो आप बात कर रहे हो हार्वर्ड की या यूएस या किसी डेवलप्ड नेशन की, हमारे पास जो मैं प्रॉब्लम फेस समझता हूँ, अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि हम थोड़ा स्क्रिप्टेड नॉलेज पे ज़्यादा चल रहे हैं। न्यू नॉलेज क्रिएट करने में हम थोड़ा पीछे रहे हैं। पिछले जो हिस्टोरिकल रीज़न है, ये आपका बिल्कुल ठीक है सर। हमने रिसर्च ओरिएंटेड और इनोवेशन ओरिएंटेड जो है अप्रोच नहीं रखी है। हमारी फैकल्टी जो है वो न्यू नॉलेज क्रिएट नहीं कर पाई, कम कर पाई है। तो हम तो जो बोरो की हुई नॉलेज को आगे एक स्क्रिप्टेड नॉलेज के तौर पे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसको आगे बांट रहे हैं, डिसेमिनेशन कर रहे हैं। तो एक तो अब जैसे एक माहौल बना है कि देश में रिसर्च को गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोट करना शुरू किया है, रिसर्च इनोवेशन पे लोग लगे हैं। अब न्यू नॉलेज जैसे जैसे क्रिएट हो गई, बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी स्क्रिप्टेड नॉलेज के सिस्टम से हम बाहर आएंगे। एक नया कल्चर जो है वो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी रिसर्च को इम्पोर्टेंस देने लगे हैं हम, पोस्ट ग्रेजुएशन पे भी है, डॉक्टरेट प्रोग्राम में तो है ही है। अप्लाइड रिसर्च की बात आ रही है, रिसर्च के इम्पैक्ट की बात आ रही है, रिसर्च की आपकी साइटेशंस की बात आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो अब आ रही हैं, तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसमें बहुत तेज़ी से बदल रही है। बहुत बड़ी ट्रांजिशन में हम हैं। हमारी टीचिंग पेडागोजीज, हमारी जो वैल्यूएशन प्रोसेस हैं, ये पूरे के पूरे आने वाले 5 साल में देखोगे ये चेंज हो जाएंगे। बट सर अगर स्टूडेंट्स बढ़ते रहे और फैकल्टी नहीं आ रही तो फिर कैसे उनको नहीं, डिलीवर ऐसा कैसे नहीं होगा? है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं मतलब मेरा सर, आप आई होप यू अप्रिशिएट माय, मतलब मेरा क्वेश्चन तो वैलिड है ना सर? क्वेश्चन वैलिड है, लेकिन इतना भी नहीं है कि फैकल्टी नहीं आ रही है। फैकल्टी बहुत सारे लोग नए ज्वाइन करते हैं हर साल, मतलब बड़ी तादाद में जो युवा हैं इसमें आते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, हमें इस पर और काम करने की ज़रूरत है। हमारे पास जो आप कहते हैं ना कि फैकल्टी डेवलपमेंट का काम जो है, वहाँ पे थोड़ा हमें और इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। एनसीआरबी का डेटा वी वर गोइंग थ्रू, वो कहते हैं कि 1 स्टूडेंट कमिट्स सुसाइड्स एवरी आवर। दिस इज डेटा बाय एनसीआरबी। व्हाट इज़ योर टेक सर? यू आर रनिंग सच अ लार्ज यूनिवर्सिटी, 30-35 मतलब सर गाँव आ जाता है सर 30,000 लोगों में, कहीं तो छोटे छोटे 35,000, एक काइंड ऑफ मिनी इंस्टीट्यूशन ही हो गया मतलब। तो सर हाउ डू यू एड्रेस द मेंटल हेल्थ क्राइसिस व्हेन यू, आई हैव सीन आप अपने स्टूडेंट्स के साथ भी वो टाउन हॉल वगैरह करते हैं, आई हैव सीन दैट। तो कैसे एड्रेस करते हैं आप? अपनी फैकल्टी को क्या गाइड करते हैं कि ये जो मेंटल हेल्थ क्राइसिस, इतना जो प्रेशर फैमिलीज बच्चों पे डालती हैं या करिकुलम डालता है,
इसको कैसे सर इससे कैसे नहीं, निकले देखो बच्चे पहली सर? बात तो ये मिसपरसेप्शन है कि ये करिकुलम के प्रेशर से ये इंसिडेंट हो रहे हैं या फैमिली प्रेशर डालती हैं। ओके। इसमें ना बहुत बड़ा रीज़न है जो बच्चे जब स्कूल से कॉलेज में जाते हैं तो वो रिलेशनशिप की क्या कहते हैं आप, इमोशनल जो एक कॉर्ड होती है उसमें समझ नहीं पाते हैं वो, इमोशनली टूटते हैं या रिलेशनशिप में कुछ चीज़ें होती है तो वो ऐसी चीज़ें करती है, ना तो पेरेंट्स को पता होता है ना इंस्टीट्यूशन को पता होता है। तो एक तो ये बड़ा कारण, दूसरा कारण है कि जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है वो बच्चों को बहुत नुकसान कर रहा है। वो मतलब कौन सा बच्चा किस दिशा में आगे बढ़ रहा है हमें पता नहीं चलता है। और मुझे लगता है कि हमें और ज़्यादा इसकी सेंसिटिविटी को देखने की ज़रूरत है कि सोशल मीडिया के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं और बच्चों की जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है इसको किसी तरीके से हमें और ज़्यादा बच्चों को गाइडेंस की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है। और ज़्यादातर इंसिडेंट जो मैंने मतलब इंस्टीट्यूशन में देखे हैं वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की वजह से ही बच्चे सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं। बहुत कम केसेस में वो और रीज़न होते हैं। तो आप सर अपनी यूनिवर्सिटी में हाउ आर यू इंश्योरिंग दिस डज नॉट हैपन? हाँ, हम इस पे एक तो हमने इसके लिए स्पेशल जो काउंसलिंग सेल बना रखे हैं और स्टूडेंट्स की जो मॉनिटरिंग है वो बहुत हम कह लो कि साइंटिफिक तरीके से भी करते हैं और बहुत ध्यान देते हैं कि कौन सा बच्चा, फॉर एग्जांपल क्लासेस कितनी मिस होनी शुरू हुई। जब बच्चा मेंटली डिस्टर्ब होता है तो कहाँ इम्पेक्ट आता है सबसे पहले कि वो क्लासेस में थोड़ा फ्लक्चुएट करना शुरू करेगा, वो खाना स्किप करना शुरू करेगा, फूड। हम ये सभी डेटा को एनालाइज करते हैं। अच्छा, विद इन द यूनिवर्सिटी? यस। तो हमारा अब क्या है पूरा सिस्टम तो अब आपका डेटा एनालिटिक्स में अब डेटा आपके पास जनरेट हो रहा है। अमेजिंग। तो अब उससे हमारे पास एक समझ बनती है कि कौन कौन से बच्चे जो रेगुलर नहीं हैं, चाहे क्लास में चाहे हॉस्टल में चाहे, तो उसके साथ थोड़ा सा इंटेलिजेंस हमने सोशल मीडिया का रखा हुआ है। एक हमारा सेल है जो सोशल मीडिया पे सेंटीमेंट्स हैं उसको भी एनालाइज करता है ताकि हम समझ पाएँ अपने बच्चों को कि कैसे। इसके अलावा जो काउंसलर्स हैं, स्पेशलाइज्ड काउंसलर हैं, वो अपना काम करते हैं। सर एक जो कनाडा स्टूडेंट वीज़ा कंट्रोवर्सी रिसेंटली हुई थी, सर फर्स्टली थैंक यू यू ऑफर टू हेल्प दो स्टूडेंट्स, बट इजंट इट वरीसम सर? इज इट अ वेरी वरीसम सिचुएशन कि ये हो रहा है, मतलब 2025 में भी ऐसा हो रहा है ये चीज़ें? हाउ डू यू लुक एट दैट सर? देखो ऐसा है कि जो माइग्रेशन है, मैं तो इसका सपोर्टर हूँ, मुझे कुछ में बुराई नहीं लगती, लेकिन लीगल जो इलीगल माइग्रेशन है, जो गैर कानूनी तरीके से प्रवास है, वो नहीं होना चाहिए। अगर हम सही तरीके से हमारे बच्चे अपने करियर के लिए जाते तो हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको स्टडी लोन भी मिलने चाहिए, उनको हर तरह की मदद मिलनी चाहिए। मैं तो इस बात का हामी हूँ। लेकिन अब हमारे देश में कैपेसिटी बिल्डिंग जो हो रही है, आपको ये जानकर खुशी होगी कि लगभग 80 to 100 कंट्रीज़ के स्टूडेंट जो भारत में पढ़ने के लिए आ रहे हैं। अगर 100 देशों के बच्चे भारत में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, इट मीन्स कि हमारा सिस्टम भी तो दुनिया उसको मानने लगी है। तो हमें अपने सिस्टम पे भरोसा चाहिए, अपने एजुकेशन सिस्टम पे भरोसा चाहिए। और एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत सारे दुनिया में सिस्टम से बेहतर सिस्टम है, हमारी फाउंडेशन बहुत मजबूत है। तो बच्चों को सिर्फ इमिग्रेशन के पर्पस से बाहर भेजना वो गलत है। हाँ, आप स्टडी के लिए भेज रहे हो, स्किल्स के लिए भेज रहे हो, उसके बाद वो वहाँ सेटल होना चाहते हैं, वो अलग बात है। सर एक बहुत बड़ा जो आई नो यू आर वेरी पैशनेट अबाउट एआई एंड आप अपने स्पीचेस में, टॉक्स में एआई के बारे में बहुत बात करते हो, बट देयर इज़ अनदर डिस्कशन कि ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एजुकेशंस हैं, ये जो बंदे 4 साल डिग्री लेने जाते हैं, ये सब रिडेंडेंट हो जाएगा। व्हाट विल मैटर इज़ स्किल्स, कि बंदा यार वो 18 से 22 आप जाते हो, आपका पिविटल टाइम है, आप स्किल सीखो, और स्किल करके लॉट ऑफ कंपनीज आर ऑल्सो ट्रांजिशनिंग कि हमको डिग्री विग्री नहीं चाहिए। आपको लगता है सर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे डिग्री विग्री नहीं होगा और यूनिवर्सिटीज़ एंड एजुकेशन सिस्टम ही क्वेश्चन एआई कर देगा? नहीं, देखो ये तो सवाल क्रेडिबिलिटी से जुड़ा हुआ है। ओके। अगर इतना राम राज्य आ जाए, लोग एक दूसरे पे इतना विश्वास करने लग जाए कि भैया आप जो तो बोल रहे हो वो ठीक है, मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, तो बहुत ही अच्छा आइडियल होगा। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि सोसाइटी उस डायरेक्शन में बढ़ रही है।
कि लोग इतना सच बोल रहे हैं और लोग उसको इतना मान रहे हैं। ओके। हर चीज़ के लिए यहाँ पे तो प्रूफ मांगा और मांगा जाना है। आपका डीएनए टेस्ट हो रहा है, आपकी मतलब फिंगर डिटेक्शन हो रही है, आपकी आई पे उस पर कर रहे हैं। तो ये तो जो ऑथेंटिसिटी चेक करने का तो और बढ़ रहा है मामला। जो आप सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हो कि सर्टिफिकेशन हट देंगे, स्किल आप कैसे जज करोगे किसी की स्किल्स को। दूसरी बात, अब स्किल कहाँ से शुरू होती है? स्किल तो माँ से शुरू बच्चा करता सीखना। बोलना स्किल है, चलना स्किल है, खाना खाना स्किल है, कपड़े पहनना स्किल है, खेलना स्किल है। कहाँ से सीखता है बच्चा? माँ से। तो ये भी कल को रिप्लेस हो जाएगा कि बच्चा जो पैदा होगा उसको यही सिखा देगा, उसको माँ की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब एक प्रोसेस है स्कूल, उसके बाद स्कूल आता है, स्कूल के बाद कॉलेज आता है या यूनिवर्सिटी आती है। आप ऐसा समझ के चल रहे हो, इमेजिनेशन हो रही है कि इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, अब लोग सीधे ही स्किल सीख लेंगे। और वो कहाँ से सीख लेंगे कोई पता नहीं, इसकी मतलब एआई से ही सीख लेंगे, वो घर बैठे ही सीख लेंगे। बच्चा पैदा होगा, बच्चा सीधा कंप्यूटर पे बैठना शुरू करेगा, कंप्यूटर से खाना सीखेगा, कंप्यूटर से सीखेगा, एआई सब कुछ हैंडल करो। ये सपनों की दुनिया है, ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सर्टिफिकेशंस की और ज़्यादा वैल्यू बढ़ेगी और ज़्यादा ज़रूरत होगी, क्योंकि अब स्पेशलाइजेशन का टाइम आ रहा है। कितने हज़ारों बच्चों को, लाखों करोड़ों बच्चों को, हज़ारों इसलिए बोला कि इंस्टीट्यूशन कर रहा है तो हज़ारों का, लाख स्टेट कर रही, लाखों का, तो करोड़ों का, तो देश का। श्योर। इंस्टीट्यूशन सालों साल उस पर 2 साल से लेकर 4 साल तक का डिग्री के प्रोग्राम है। उसमें इतना रिगरस प्रोसेस के बाद वो सर्टिफिकेट देते हैं कि ये 60% वाला है, ये 70 वाला है, 90% वाला है। उसके बाद इंडस्ट्री फिर खड़ी है कि नहीं, मुझे अपना टेस्ट लेना है। एलिजिबिलिटी चेक तो कहाँ से होती है? सर्टिफिकेट से होती है। अब ये नहीं कुछ होगा तो वो कहाँ से होगा, कौन करेगा? बट मैं ये कह रहा हूँ सर कि लेट्स से स्कूल तक बच्चा गया, 16-17 साल तक उसने स्कूलिंग की, उसके बाद ये जो 4 साल की कन्वेंशनल डिग्री को नहीं आप चेंज होते देखते सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लगता है कि इंजीनियरिंग की डिग्री आज भी 4 साल लगेंगे, बीकॉम की डिग्री को फिर भी 3 साल ही लगेंगे सर नेक्स्ट आने वाले टाइम में भी? बिल्कुल लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। कहाँ जाना है, क्या करना है जितनी जल्दी डिग्री लेके? मतलब बच्चा पैदा होते सब कुछ यही उसको सिखा देगा? देखो, एक होती है स्किल, एक है नॉलेज, वेरी इंटरेस्टिंग, और एक है विजडम। मैं 3 लेयर देखता हूँ। ओके। स्किल, नॉलेज एंड विजडम। ओके, ठीक है। अब स्किल तो हर बंदा ही सीखता है। आप लाइफ में सर्वाइव करने के लिए खाना पीना पहनना, ये स्किल ही है सारी। बोलना, गाना, नहाना, रोना, ये भी स्किल है। अब स्किल के आगे फिर आपकी नॉलेज। आप जिसको स्किल बोल रहे हो, आप स्किल का जर्नी स्टार्ट तो बच्चे से हो गया। अब नॉलेज, आपने स्किल भी ली, साथ में नॉलेज भी ली। आपने फंडामेंटल पढ़े, आपने उसके बेसिक स्टडी किए, केस स्टडी पढ़े, तो आपने नॉलेज इकट्ठी की, इधर की उधर की, सारी नॉलेज ऑब्जॉर्व किया, सोसाइटी से किया, बिल्कुल ठीक है, किताबों से किया, बिल्कुल ठीक है। ये सब जब चलती है, इसमें एक कंपोनेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ब्रेन है आपकी एज के साथ वो ग्रो करता है। ट्रू कि नहीं करता है? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, बच्चा जब शुरू होता है तो उसको समझने में दिक्कत आती है, उसको टाइम लगता है जी। और ये, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन साइंटिफिकली भी इसका कहीं ना कहीं प्रूफ होगा कि कितनी एज तक जो ब्रेन है आपका वो डेवलप होता है। और मैं अपने आप को देखता हूँ, तो मैं जब यंग था मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी उस टाइम पे, लेकिन मेरे पास वो विजडम नहीं थी उसको प्रोसेस करने की। अब जो विजडम है वो आपको समय के साथ ही आनी है, नॉलेज भी समय के साथ ही आनी है। कुछ एक्सेप्शंस हो सकती हैं कि बहुत किसी को तेज दिमाग है, आपने बहुत जल्दी चीज़ों को सीख लिया, लेकिन जो एज है ये फैक्टर तो हमेशा रहेगा, मेरा अपना ये मानना। ठीक है, तो पढ़ाने का तरीका तो डिफरेंट हो सकता है ना, जैसे 4 साल की डिग्री वही रहेगी, बट जो उसमें पढ़ा रहे हैं 4 की 5 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 3 की हो सकती है, बट जो पढ़ा रहे हैं एंड दैट हैज टू बी डिफरेंट। डेफिनेटली पढ़ाने का तरीका और क्या पढ़ा रहे हैं दोनों डिफरेंट होंगे ना। पढ़ने का तरीका भी, देखो, पढ़ाने और पढ़ने के 2 प्रक्रिया है। बिल्कुल ठीक बात है। पढ़ना भी तो एक कला है, पढ़ना भी तो एक जिम्मेवारी है, पढ़ाना भी तो एक कला है, पढ़ाना भी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अब पढ़ने वाला जो है, अब हम क्यों करते हैं, हम अपनी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट एस्पिरेशंस पे सर्वे करते हैं, रेगुलर करते हैं,
और स्टूडेंट एस्पिरेशन सिर्फ करियर से रिलेटेड नहीं होती हैं। आप क्यों यूनिवर्सिटी गए हो, आप क्यों कॉलेज गए हो, आप क्या चाहते हो, ठीक है, आपको एक्सपोजर चाहिए, आपको कुछ नया बनाना है, इनोवेट करना चाहते हैं, आप ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहते हैं, तो आपको अपनी हर एस्पिरेशन आपकी, देखो एक तो प्रोफेशनल लाइफ है, एक आपकी पैशन जो है, जैसे मान लो आप म्यूज़िक में हो, आप किसी को फूड का है, किसी को किसी चीज़ का भी है, वो कहाँ परस्यू करेगा, वो उसको प्लेटफॉर्म चाहिए। और यूनिवर्सिटी जो है वो, जिसकी आप बात करो ना स्किल के अलावा, वहाँ पे जो ज़िंदगी जीने का जो एक माहौल देती हैं आपको, आप पार्टिसिपेट करते हो, लीडरशिप स्किल सीखते हो, इंटरपर्सनल स्किल सीखते हो, वो कहाँ से सीखते हो? कैंपस लाइफ से। क्योंकि सर काफ़ी स्पोर्ट्स पर्सन्स और काफ़ी अभी जो क्रिकेटर और फुटबॉलर्स वगैरह काफ़ी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से, अभी अर्शदीप इज़ ऑल्सो योर कॉलेज प्रोडक्ट, तो ये सर कैसे, मतलब ये दिस इज हैपनिंग, काफ़ी निकले हैं सर इन द लास्ट कपल ऑफ देखो इयर्स। ऐसा है कि जो इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड में जो भी अच्छी इंस्टीट्यूशन है, वो टैलेंट पे इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं एक स्टेज के। बिल्कुल ठीक बात है। तो कुछ तो एक स्वाभाविक आपके पास बाय डिफॉल्ट आता है, कुछ आप इन्वेस्ट करके, जैसे हम स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करके लेके आते हैं, खास करके कि स्पोर्ट्स पर्सन्स को क्या चाहिए, उनको अच्छी ट्रेनिंग, कोचिंग, करेक्ट, वो इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमें सर इन्वेस्ट करना। उत्तर प्रदेश क्यों गए सर, लखनऊ कैंपस, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे न्यू कैंपस आपको क्यों ज़रूरत लगी सर कि नया कैंपस, क्योंकि आपने ना डीपीएस बड़ी बार बोला, सो डू यू ऑल्सो विजुअलाइज बिल्डिंग चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी लाइक ऐसा नहीं, मल्टी? नहीं, कोई ऐसा मॉडल नहीं है कि हमें मल्टी कैंपस खोलना है। हमने, क्योंकि ये हमारा जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी मोहाली वाला कैंपस है, ये कैंपस हमने बहुत कह लो कि इंक्रीमेंटल ग्रोथ यहाँ पे ली है। ओके, ये ब्राउन फील्ड है, बेसिकली छोटा कॉलेज शुरू किया उसको। हमारा मन था कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट करें, एक तो कि हम हर चीज़ को प्लान्ड वे में तैयार करें, वहाँ पे जितनी लैंड चाहिए, जितनी बिल्डिंग, सब कुछ प्लान करें, और जो 25-30 साल में सीखा समझा है वहाँ पे कुछ नया क्रिएट करें। तो इसको चेंज करने में ज़्यादा चैलेंज है, नया बनाने में हमें लगता था कि ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो एक ये, दूसरा ये था कि एआई और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे पूरा देश जो है आगे बढ़ेगा, तो हमें उस पर कुछ करना है। और तीसरा पार्ट था कि करना कहाँ पे है। तो उत्तर प्रदेश एक मर्ज हो रहा है, एक ऐसी स्टेट जो एक बहुत बड़ी ट्रांजिशन में जा रही है, बहुत पूरे का पूरा गवर्नेंस मॉडल ट्रांसफॉर्म हुआ है 100%, और उसका स्केल जो है उत्तर प्रदेश का, मतलब वो कई देशों से तो वो स्टेट बड़ी है। करेक्ट। तो स्वाभाविक था कि वो उत्तर प्रदेश है हमारा। लखनऊ में कितना बड़ा कैंपस है सर? 150 एकड़ का कैंपस प्लान किया। 150 एकड़ सर, मुझे पता है यू हैव टू गो, बट माय लास्ट क्वेश्चन सर प्लीज। सो सतनाम सिंह संधू इज व्हाट सर? इज द फाउंडर चांसलर ऑफ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी और द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा? कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट ज़्यादा हो रहा है? मुझे पता है दोनों ही है, देखो, बट हु इज ही नाउ? मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो आपने पूछी नहीं। मेरी एक बड़ी ना तीव्र इच्छा है कि मैंने खेती करनी है, तो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ कि मैं अपना थोड़ा समय निकाल के, मैं रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कभी लाइफ में रिटायर होना ही नहीं चाहूँगा, मैं खेती का काम स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं क्योंकि मेरे अंदर किसान बैठा हुआ है, वो मुझे बार बार कह रहा है कि तू जा खेतों में, तू काम कर, मैंने वो करना है, मेरा वो एजेंडा है। तो मैं सतनाम सिंह संधू एक किसान ही है, लेकिन हाँ, उस किसान को मौका मिला है एजुकेशन में काम करने का, उस किसान को मौका पार्लियामेंट में काम करने का। तो वो किसान जो है, किसान मैं समझता हूँ कि एक देशभक्ति वाला काम है खेती करना। आई एग्री, जितने भी किसान हैं, आई एग्री, क्योंकि वो इसको एक धंधे के तौर पे नहीं करते, उससे बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज उनके पास आती हैं, लेकिन वो सोचते हैं ना मैं ज़मीन छोड़ूंगा ना खेती छोड़ूंगा। वो क्योंकि जीते हैं उसके लिए, वो नफ़ा नुकसान नहीं देखते हैं, वो जीते हैं, जो काम कर रहे हैं करना चाहिए उनको। तो मैं तो अपने आप को ऐसा, तो टाइम कैसे बैलेंस करते हो सर, यूनिवर्सिटी और वो कैसे, हाउ डू बैलेंस? टाइम एक चैलेंज है अभी, क्योंकि आपको फिर अपनी टीम में वैसे स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने पड़ते हैं। आपने डेलीगेटेड गॉट लॉट ऑफ प्रोफेशनल पीपल, अपने रोल को थोड़ा स्ट्रेटजिक रोल में ज़्यादा, मैं बहुत पीछे हट रहा हूँ, बहुत कम कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी से मैं सो वो 97-98 का पब्लिक लाइफ वाला सतनाम सिंह संधू वापस आ रहा है सर? नहीं, एग्जैक्टली वैसा नहीं है। आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कभी नहीं जाओगे सर? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने कब कहा, मैं तो जाना चाहता था लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला, तो मैं फिर नॉमिनेट कर दिया गया मुझे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेरे पे भरोसा किया
और मुझे एजुकेशन से नॉमिनेशन मिला, तो अब मैं इसमें भी खुश हूँ। सर प्रधानमंत्री की आपने बात की, उनके बारे में थोड़ी बात तो करनी है। सर ही जिस पार्टी से आप आए हैं उसके प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, एंड व्हाट इज हिज मतलब हाउ डू यू लुक एट हिम सर? मतलब आपने 2014-24 की बात की, देखो सर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी किसी की भी कुछ भी हो, ये तो फैक्ट है। जो 2014 से 24 में जो एक इंडिया का एक इमेज बिल्ड हुआ, मैं भी सर आई ऑल्सो ट्रैवल आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, तो आप देखते हो 100% चेंज हुआ। दैट इज़ एब्सोल्युटली हमारी जो इंडस्ट्री सर, मैं क्लीन एनर्जी सस्टेनेबिलिटी में हूँ, 2014 में तो सर मतलब एकदम रॉकेट से निकल गया था सर हमारी जो इंडस्ट्री है। तो आप कैसे देखते हैं सर? मतलब आई नो ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, बट थोड़ा कुछ बताओ ना सर उनके बारे में। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष है। युग पुरुष कौन है? एक युग को, एक सेंचुरी को, एक सदी को प्रभावित करते हैं। नरेंद्र मोदी जी भारत के एक ऐसे नेता साबित हुए हैं जिन्होंने पूरी एक सदी को, उन्होंने कहा है कि जब भारत 100 साल का होगा 2047 तो ये 2047 तो ये एक विकसित राष्ट्र बनेगा। करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि एक सदी को प्रभावित करने वाला नेता एक युग पुरुष है। और मेरी नज़र में वो युग पुरुष हैं जो सबसे बड़े रिफॉर्मर, सबसे बड़े विजनरी और लोगों की पल्स को समझने वाले। मैंने ऐसा नेता नहीं देखा कि एक ही टाइम पे वो जियो पॉलिटिक्स में सोच रहे हैं और एक ही टाइम पे वो कैसे सोच रहे हैं कि मेरा जो गरीब भाई बंधु बैठा है किसी गांव में, उसको गैस कनेक्शन की ज़रूरत है, उसको जल से नल की ज़रूरत है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे बैठा मैंने ऊपर लेके आना है। मतलब आप डिमेंशन देखो ना दोनों तरफ कि प्रधानमंत्री जी की पर्सनैलिटी में ये कितनी बड़ी खूबी है कि एक तरफ वो ज़मीन पे बैठे हैं और एक तरफ वो आसमान की सोच रहे हैं। आप जब मिलते हो क्या कहते हैं आपको? क्योंकि आप भी किसान हो, पंजाब के साथ उनका बड़ा अच्छा रिलेशन है सर, बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो आपको क्या बोलते हैं सर? आप भी किसान के बच्चे, आपको कुछ तो बताओ ना सर। ऐसा नहीं है कि वो, देखिए मैं तो लाखों कार्यकर्ताओं में से एक हूँ जो उनकी टीम में काम करने वाले हैं, तो स्वाभाविक है कि सभी को मोटिवेट करते हैं। वो जी मुझे भी मोटिवेट करते हैं जी, इंस्पायर करते हैं। सर जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं आपको, ये तो काफ़ी ऐसी चीज़ें जो मुझे तो नहीं पता थी सर आपके बारे में, बट सर लास्ट में एक मैसेज टू ऑल योर स्टूडेंट्स सर, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो मुझे पता है सर, ये जो स्टोरी ना स्टूडेंट लीडर वाली सबसे ज़्यादा पसंद आएगी, आपका जो वो फेज था। बट सर एक मैसेज टू ऑल मैसेज तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक बात जो साझी करना चाहूँगा। देखो दोस्तों, मुझे लगता था कि जो समाज में आगे बढ़ चुका है या आगे बढ़ रहा है, मैं भी कुछ वैसा ही करूं ताकि मैं भी उस जैसा आगे बढ़ जाऊं। लेकिन एक स्टेज पे आके जब मैं बिल्कुल इस चीज़ से तंग आ गया और मतलब थक गया, और मैंने सोचा कि मैं अपने आप पे यकीन करके देखूं एक बार। और मैं आपको ये बिल्कुल दिल से बता रहा हूँ, दावे से कह रहा हूँ कि जितनी बार मैंने कॉपी किया मैं फेल हुआ, और जब से मैंने अपने आप पे यकीन करना शुरू किया मैं कामयाब हुआ। तो आज मुझे लगता है कि मेरे जैसे कोई नहीं सोचता है, हर बंदा यूनिक है, आप जैसे भी कोई नहीं सोचता है। भगवान ने हर इंसान को यूनिक बनाया है, यूनिक एबिलिटीज़ हैं, यूनिक आइडेंटिटी है। एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने आप पे भरोसा करना शुरू कर दो। बस आपके अंदर भगवान है, उसकी शक्ति है, उसकी ऊर्जा है, और जिस दिन से अपने आप के आपको भरोसा हो जाएगा ना, तो आप दुनिया के सबसे बेहतरीन इंसान बन जाओगे। अमेजिंग। मैं एक चीज़ बताऊं, मैं जितने भी सुन रहे हैं लोग, मैंने ना सर को जब मिला अभी जब स्टार्ट कर रहे थे हम पॉडकास्ट, तो मैंने सर को पूछा कि सर एनीथिंग विच आई कैन नॉट आस्क, तो सर ने बोला यार तेरे को जो पूछना है पूछ। एंड सर मुझे तो लगता है कि हमको ना पार्ट 2 भी कभी ना कभी करेंगे, क्योंकि आपकी जो जर्नी है दिस सो फुलफिलिंग। आपने हर एक चीज़ का आंसर दिया सर। मैं कोई जर्नलिस्ट तो हूँ नहीं, आई एम एंटरप्रेन्योर। मुझे तो बस ये क्यूरियस हूँ सर कि लोगों की जर्नी, इतने डाइवर्स ऑडियंस जो हमारी सुनती है उन तक पहुँचे। बट तहे दिल से सर थैंक यू सो मच सर, एज ऑलवेज सर। और आप फिट होते रहो सर, और इससे ज़्यादा भी होना मैंने, और होना फिट अभी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।